नमस्कार दोस्तों, इंडियन सीड सर्जन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग यूपीएससी मेंस टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर इससे पहले आपने जो सो टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा तो आप वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 का। तो अगर आप इससे पहले हमारे YouTube चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर हम लोग जो सो आज टेस्ट नंबर 4 की डिस्कशन करने जा रहे हैं। और अगर आप ओल्ड व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग जो सो क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ साथ उसके आंसर पर भी डिस्कशन करते हैं। प्लस में उसके आंसर का जो फ्रेमवर्क होता है, प्रारूप होता है, उस पर भी जो हम लोग फोकस करते हैं कि एक मेंस का आंसर जो सो कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर चलिए हम लोग जो सो आज टेस्ट नंबर 4 की ओर चलते हैं। यह टेस्ट जो है वो पीडब्ल्यू का है, ठीक है ना, ओनली आईएएस का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये जो टेस्ट है वो है सो हमारा 4 है, टेस्ट नंबर 4 है। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 4 है, बाकी 3 आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो बोला जा रहा है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी कारकों एवं प्रभावों की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि महासागर का जो धारा होता है उसका उत्पन्न होने का क्या क्या कारक है, ठीक ना, क्या क्या रीजन है, क्या क्या जो सो कारण हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं। तो उन कारकों को जो सो आपको यहाँ पे चर्चा करना है कि किन कारकों की वजह से महासागर में जो है वो धारा का उत्पन्न होता है, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन अब समझ सकते हैं यहाँ पे। महासागरीय धारा, ठीक है ना, महासागरीय धारा की उत्पन्न, महासागरीय धारा की उत्पन्न हेतु किन कारक जो सो उत्तरदायी, ठीक ना। कारकों एवं प्रभावों पर जो सो आपको चर्चा करना है, कौन सा कारक, कौन सा और कौन सा प्रभाव जो सो इनके लिए जिम्मेदार है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्वेश्चंस को लिखने से पहले आपको कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान देना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखिए किस चीज पे फोकस कर रहा है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो सो यहाँ पे फोकस कर रहा है महासागर का जो धारा है उनका उत्पन्न हेतु कौन सा कारक है, ठीक ना, कारक पे उसके फोकस किया जा रहा है। जो बोले कारक के प्रभाव उस पे जो सो क्वेश्चन फोकस कर कौन सा वो कारक है और कौन सा वो उत्तरदायी प्रभाव है, ठीक है ना, जिसके कारण जो सो महासागर में है वो धारा का उत्पन्न हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये नहीं लिखना है कि महासागरीय धाराओं के उत्पन्न हेतु निम्नलिखित कारक है या निम्नलिखित प्रभाव है। सबसे पहले जो सो आपको इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है क्वेश्चन का। तो वो जो सो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है महासागरीय धाराओं, महासागरीय धारा से आपको सबसे पहले बताना होगा कि महासागरीय धारा क्या है, ठीक है ना। और ये जो सो यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में बताना, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 नंबर का
क्वेश्चन से, ठीक है ना। अगर 125 का रहता तो 125 नहीं 150 का रहता तो यहाँ पे आप जो सो यहाँ शॉर्ट में जो सो इसका इंट्रो कर सकते थे, ठीक है ना। बट ये जो है सो 250 का है, तो आपको यहाँ पे जो डीप एनालिसिस यहाँ पे थोड़ा सा करना है महासागरीय धारा के बारे में। उसके बाद अब अगर अगर आप जो सो महासागरीय धारा का यहाँ पे व्याख्या कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद जो सो आपको नीचे लिखना है पैराग्राफ चेंज करके कि महासागरीय धाराओं की उत्पन्न हेतु निम्नलिखित कारक इस प्रकार है, ठीक है ना। क्या लिखना है, महासागरीय धाराओं की उत्पन्न हेतु निम्नलिखित कारक या फिर निम्नलिखित कारण इस तरह या तो यह है। चलिए हम लोग उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने जो सो महासागरीय धारा का एक इंट्रोडक्शन किया है। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में लंबी दूरी तक प्रवाह महासागरीय धारा कहलाता है। क्या बोला जा रहा है कि महासागरीय जो जल का एक निश्चित दिशा में, मतलब महासागर के जल का जो सो एक निश्चित दिशा में कोई फिक्स डायरेक्शन में लंबी दूरी तक प्रवाह करना, मतलब लंबी दूरी तक डिस्टेंस को जो सो दूरी तय करना महासागरीय धारा कहलाता है। मान लेते हैं कि यहाँ ये जो सो महासागर है, ठीक है ना, और यहाँ से जो सो इसका पानी जो सो यहाँ तक जा रहा है, एकदम सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा महासागरीय धारा, क्योंकि ये जो सो देखिए यहाँ पे निश्चित डायरेक्शन में इसको जो सो फॉलो कर रहा है, ठीक ना, निश्चित डायरेक्शन में ये फॉलो कर रहा है, ठीक ना, और जो सो लंबी दूरी तय कर रहा है समुद्र से, ये महासागर से जो सो लंबी दूरी तय कर रहा है, प्लस में ये जो सो निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस में लंबी दूरी तय कर रहा है, जिसके कारण ये क्या कहलाएगा महासागरीय धारा, ठीक ना। तो यही यहाँ पे ये भी इसने यही लिखा है कि महासागरीय जल का एक निश्चित दिशा में, क्या एक निश्चित दिशा में फिक्स डायरेक्शन में, ठीक ना, याद रखिएगा ये फिक्स डायरेक्शन का बोल रहा है, फिक्स डायरेक्शन में लंबी दूरी तक, क्या लंबी दूरी तक प्रवाह महासागरीय धारा कहलाता है। लंबी दूरी तक का प्रवाह जिसको महासागरीय धारा कहलाता है। फिर देखिए इन धाराओं को तापमान एवं गहराई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब जो धारा है उसको जो सो तापमान और गहराई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मान लेते हैं कि ये जो जल बह रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो किस टेम्परेचर में बह रहा है, किस तापमान में जिसको बह रहा है, ठीक ना, प्लस में इसका गहराई जिसको क्या है, ये कितनी गहराई में बह रहा है, ठीक है ना। तो इसको जो सो टेम्परेचर और गहराई के आधार पर जो सो वर्गीकृत किया जा सकता है, इसका विभाजन किया जा सकता है, इसको अलग किया जा सकता है, इसको पृथक किया जा सकता है। किसके आधार पर किया जा सकता है, तो ये जो सो तापमान और गहराई के आधार पर किया जा सकता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सो आपको प्रीलिम्स का फैक्ट भी देखने को मिल रहा है, तो आप अगर प्रीलिम्स का भी तैयारी करें तो आपको जो सो याद रखना है, ठीक है ना, कि इसमें क्या क्या प्रीलिम्स का फैक्ट आ रहा है और क्या क्या मेंस का फैक्ट आ रहा है। वैसे क्वेश्चन तो मेंस का है, लेकिन इसमें जो सो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स का भी देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे इसने बोल दिया कि इस धारा को तापमान एवं गहराई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब प्रीलिम्स में पूछ देगा कि महासागरीय धाराओं को किस आधार पर जो सो वर्गीकृत किया जा सकता है। उसमें एक ऑप्शन दे देगा तापमान, एक दे देगा गहराई, एक दे देगा लवणता, ठीक है ना, एक दे देगा दूरी और एक दे देगा डी नंबर में तापमान एवं गहराई। तो यहाँ पे जो सो आपको ध्यान देने वाली बात है, आंसर पर जो सो आपको फोकस करना है, ठीक ना, ताकि आपका जो सो प्रीलिम्स भी यहाँ से क्लियर हो सके। फिर देखिए अब यहाँ से उत्तरदायी कारक बता रहे, ठीक ना, कौन कौन सा उत्तरदायी कारक है महासागरीय धारा का जो उत्पन्न होता है उसका उत्तरदायी कारक कौन कौन सा है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक, ठीक ना, क्या चीज उत्तरदायी कारक,
चलिए हम लोग देखते हैं उत्तरदायी कारक क्या क्या है सो। देखिए पहला पॉइंट क्या है सो, पृथ्वी के घूर्णन एवं चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण विषुवतीय जल का तल ऊपर उठ जाता है। क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के एवं चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी का घूर्णन जो हो रहा है वो, और एक जो दूसरा जो सो चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, उनके कारण जो सो विषुवतीय जल का तल, विषुवत का जो जल है उसका तल, तल मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट जो सो वो ऊपर उठ जाता है। जबकि ध्रुवों के समीप, ध्रुवों के समीप जो सो अवतलित जल का तल पाया जाता है। क्या बोल रहा है, यहाँ तो बोल रहा है कि विषुवत जल का तल जो सो ऊपर उड़ जाता है, यहाँ पे बोल रहा है जल का तल ऊपर उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जबकि ध्रुवों के समीप, ठीक है ना, किसके समीप, ध्रुवों का बात कर रहे हैं, तो ध्रुवों के समीप जो जो ऐसे वो अवतलित जल का तल पाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे बोल रहा है तल जो सो ऊपर उड़ जाता है, यहाँ पे यहाँ पे बोला जा रहा है अवतलित तल, अवतलित मतलब नीचे जल का तल पाया जाता है, जिसके प्रभाव से जो सो विषुवतीय जल ढाल की दिशा में, क्या बोल रहा है कि जिसके प्रभाव से, किसके प्रभाव से, अवतलीय जल के तल के प्रभाव से विषुवतीय जल ढाल की दिशा में ध्रुवों की ओर संचारित होने लगती है। क्या होने लगता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिसके प्रभाव से विषुवतीय जल की दिशा, विषुवतीय जल का जो ढाल है उसकी दिशा में जो सो ध्रुवों की ओर संचारित होने लगती है। किसके किसके प्रभाव से, तो ये होता है अवतलित जल तल के प्रभाव से। क्या होता है, तो ये जो सो विषुवतीय जल का जो ढाल है उसकी दिशा में जो सो ध्रुवों की ओर बदलने लगती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट में बोल रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप, मतलब पृथ्वी के घूर्णन, जब पृथ्वी का जब घूर्णन हो जाता है उसके बाद जो सो महासागरीय जल में, महासागर का जल में जो सो पृथ्वी की गति के विपरीत, मतलब अगर पृथ्वी मान लेते हैं कि इधर से इधर घूम रहा है, ठीक ना, इधर से इधर रोटेट कर रहा है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि उल्टा विपरीत, तो मान लेते हैं कि ये जो सो उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, इसके उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप महासागरीय जल में पृथ्वी की गति के विपरीत बल उत्पन्न होता है। पृथ्वी अगर इधर, मान लेते हैं पृथ्वी अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसका जल जो सो उल्टे डायरेक्शन में जो सो विपरीत बल उत्पन्न करता है, ठीक ना, जिससे जो सो विषुवतीय रेखीय धाराएं उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे जो सो विपरीत बल उत्पन्न करता है अगर ये जल, तो इससे क्या होता है कि इससे जो सो यहाँ पे विषुवतीय रेखीय धाराएं उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या उत्पन्न होती है, विषुवत का जो रेखीय धारा है उसका उत्पन्न यहाँ पे होता है उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पे घूमने के फलस्वरूप। फिर नेक्स्ट है कि महासागर के जल में क्या चीज, महासागर के जल में अधिक, महासागर के जल में अधिक वायु दाब के कारण, महासागर के जल में अधिक वायु दाब के कारण सागरीय जल का तल अवतलित हो जाता है। मतलब जब महासागर का जल है उसमें अधिक वायु दाब होता है, उसमें जब अधिक दाब होता है तो उसका जल जो सो अवतलित हो जाता है, जिस कारण कम वायु दाब के क्षेत्र से जल अधिक वायु दाब की ओर गति करने लगती है। जब यहाँ पे जो सो इसका तल अवतलित हो जाता है तो क्या होता है, जिधर कम वायु दाब है उधर के क्षेत्र से जो है जल जो सो अधिक वायु दाब की ओर गति करने लगते हैं। मान लेते हैं कि इधर अधिक है और इधर जो सो कम है, तो ये जो कम है इधर से जो सो जल इधर जाने लगती है अधिक वाले डायरेक्शन की ओर, ठीक ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि महासागर के जल में अधिक वायु दाब के कारण महासागरीय जल का तल अवतलित हो जाता है, जिस कारण कम वायु दाब के क्षेत्र से जल का अधिक वायु दाब की ओर गति करने लगता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वर्षण के कारण, किसके कारण, वर्षण के कारण, वर्षण के कारण जल के तल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है।
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये वर्षन की बात कर रहा है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा है? वर्षन की। वर्षन और एक होता है वर्षा। तो याद रखिएगा कि दोनों में बहुत अंतर होता है, वर्षन और वर्षा में। वर्षन उस स्थिति को बोला जाता है जब पृथ्वी, जब जो वर्षा, जिस टाइम बारिश होता है उस टाइम का जल जो सो अगर पृथ्वी पर गिर जाता है, ठीक है ना, अगर बारिश होते हुए जल का पृथ्वी पे गिर जाता है तो उसको वर्षण कहा जाता है, ठीक है ना। और जब वर्षा होती है ऊपर में तो उसको वर्षण वर्षा कहा जाता है। लेकिन जैसे वह पानी जमीन पे आ जाता है तो उसको वर्षण कहा जाता है, और जब वो ऊपर में रहती है तब तक उसको वर्षा बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये वर्षण बोल रहा है, मतलब जब उसका जल जो सो जमीन पे आ जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वर्षण के कारण, किसके कारण? वर्षण के कारण, मतलब जब उसका जल नीचे आ जाता है तब उसके कारण जो सो तल की ऊंचाई में, जल के तल की ऊंचाई में जल, अब जैसे वर्षा का जल नीचे आएगा तो उसका तल में जो ऊंचाई में वृद्धि होगा ही होगा। तो यही बोल रहा है कि ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है एवं वाष्पन के कारण। अब जैसे यहाँ पे वृद्धि होता है उसका जल में, तो यहाँ पे वाष्पन के कारण जल का तल अवतलित हो जाता है। पहले तो जल का तल ऊंचा होता है, उसके बाद जो सो वाष्पन के कारण जो सो उसका तल फिर से अवतलित हो जाता है। उसके बाद जो सो जिसके कारण जल धारा वर्षण क्षेत्र से वाष्पन क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। क्या बोल रहे हैं? जिसके कारण जो सो जल धारा, क्या चीज बोल रहे हैं? जल धारा, जल धारा वर्षण क्षेत्र से, वर्षण क्षेत्र किसको बोलते हैं? जिधर बारिश, जिधर जो सो बारिश का पानी जमीन में आ जाता है, तो वहां से जो सो वाष्पन क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। वाष्पन क्षेत्र की ओर क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि वहां पे जो सो उसका वाष्पन होने लगता है। तो यही यहाँ पे ये बोल रहा था। फिर देखिए यहाँ पे ये जो सो महासागरीय धाराओं का प्रभाव बता रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछा था महासागरीय धाराओं का प्रभाव, पहले तो उत्तरदायी कारक पूछा था, उसके बाद जो उसका प्रभाव पूछा था। तो देखिए इसका क्या प्रभाव होता है। सो एक तरफ महासागरीय जल धाराएं जलवायु में पर्याप्त संशोधन कर पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या बोल रहा है कि एक तरफ जैसे महासागरीय जल का जो धारा है उसमें जैसे जलवायु में पर्याप्त संशोधन कर, जलवायु में जैसे पर्याप्त संशोधन करके वह पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पृथ्वी पर जो सो ऊष्मा संतुलन मतलब टेम्परेचर का जो सो संतुलन करने में वह जो सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बोल रहे हैं, ठीक ना। यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक तरफ महासागरीय धाराएं, एक तरफ महासागरीय धाराएं जलवायु में पर्याप्त संशोधन करके, किसमें? जलवायु में पर्याप्त संशोधन करके पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर बोल रहा है जिससे शीत ऋतु में भी जल जम नहीं पाता है। क्या बोल रहा है? जिससे जो सो शीत ऋतु में भी मतलब ठंड की ऋतु में भी जल जम नहीं पाता, वह जल के रूप में रह जाता है और बंदरगाह खुले रहते हैं। अब जल जम नहीं पाता है तो बंदरगाह जो खुला ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ उष्ण व शीतल धाराएं मिलती है, ठीक ना, उष्ण मतलब गर्म और शीतल मतलब ठंडी धाराएं जहाँ भी मिलती है, तो उसका बात करें जहाँ पे मिलती है वहाँ घना कोहरा उत्पन्न होता है। जहाँ पे दोनों मिलती है वहां पे घना कोहरा मतलब डीप कोहरा जो सो उत्पन्न होता है, जिससे समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए ये तरफ यहाँ, यहाँ जो सो हम लोग को फायदा हो रहा है। यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ऊष्मा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि जल जम नहीं पा रहे ठंड के भी ऋतु में भी, और बंदरगाह भी सो हमारे खुले रह जा रहे हैं। तीन फायदा हम लोग को यहाँ पे मिल गया, एक दो तीन। उसके बाद वही दूसरी और कुछ साइड इफेक्ट भी मिलने देखने को मिल रहा। क्या है वो? जो सो उष्ण व शीतल धारा यहाँ पे मिलती है, वहां पे जो सो घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है घना कोहरा उत्पन्न होगा तो आर्द्रकण में बाधा ही उत्पन्न होगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है
कि जिससे समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न होने लगती है। तो ये एक यहाँ पे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है इसका प्रभाव के कारण, ठीक है ना। तो ये तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, और ये जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो सो 150 का ही है, ठीक है ना, 150 मार्क्स का ही। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सो ये बोल रहा है कि ज्वार भाटा को परिभाषित करते हुए इसके प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि ज्वार भाटा को परिभाषित करते हुए, इसने पहले ही बोल दिया कि परिभाषित, अगर परिभाषित नहीं भी बोलता तो भी आपको यहाँ पे परिभाषित करना पड़ता है इसको, ठीक है ना। तो इसने पहले ही बोल दिया तो आपको यहाँ पे कोई सोचना वगैरह नहीं है। फिर बोला ज्वार भाटा को परिभाषित करते हुए इसके प्रभावों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन दो जगह फोकस कर रहा है। एक तो यहाँ पे इसने पहले परिभाषित करने बोल दिया तो आपको परिभाषित करना ही करना पड़ेगा और डीप में करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है परिभाषित करना है, प्लस में जैसे इसका प्रभाव है उस पर चर्चा करना है, क्या क्या इसका प्रभाव है इसको, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट पे क्वेश्चन जैसे फोकस कर रहे हैं और आपको जैसे अपने उत्तर में इन्हीं दो चीजों पर फोकस करना है, कोई तीसरा चीज पे फोकस नहीं करना है, कोई तीसरा चीज के बारे में नहीं बताना है। चलिए हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये रहा हमारा उत्तर। पहले पहले जो सो आपको ज्वार भाटा का जो सो डेफिनेशन देना है, परिभाषित करना है, उसका परिभाषा देना है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, सागरीय जल तल के ऊपर उठने की स्थिति को ज्वार तथा नीचे गिरने की स्थिति को भाटा कहा जाता है। सिंपल सा है, आपने बहुत बार जो सो पढ़ा भी होगा। क्या बोल रहा है कि सागर का जो जल है उसका तल जब ऊपर उठ जाता है तो उस स्थिति को ज्वार कहा जाता है। मतलब जब सागर का जल है जब ऊपर कब उठता है, जब लहर आता है उसमें, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि सागर का जल जो है वो तल के जब ऊपर उठने लगता है, उठने की स्थिति जब होती है तो उसको जो सो ज्वार कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन जब वही जल जो ऊपर उठ रहा होता है, जो ऊपर उठ जाता है, वही जल जब जो सो नीचे गिरता है या नीचे गिरने की स्थिति में होता है तो उसको जो सो भाटा कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। जब जल ऊपर जाता है तो उसको ज्वार कहा जाता है, लेकिन वही जल जब नीचे आता है तो उसको भाटा कहा जाता है। सिंपल सा है, ऊपर जाने की स्थिति को ज्वार और नीचे आने की स्थिति को भाटा, ठीक है ना। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि ज्वार एवं भाटा सागरों में पाई जाने वाली लयबद्ध परिघटनाएं। अगर कोई पूछ देगा कि ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है तो आपको याद रखना है कि ये जो सो सागर में पाया जाता है, महासागर में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाता है, ठीक ना। और यह जो सो एक लयबद्ध परिघटना, लयबद्ध से चल रही, ठीक ना, कंटिन्यूअस चल रही, ठीक ना, लयबद्ध से एकदम। जो कि एक निश्चित अवधि पर सागरीय जल का सागरीय जल जो सो तल पर उत्पन्न होती। क्या बोल रहा है कि जो एक निश्चित अवधि पर ये जो ज्वार भाटा है वो जो है सो एक निश्चित अवधि या फिर निश्चित टाइम या फिर निश्चित समय पर जो सो उत्पन्न होता है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो सो एक निश्चित अवधि पर ही सागरीय जल तल पर उत्पन्न होता है। ये जो ज्वार भाटा है वो निश्चित अवधि में उत्पन्न होता है, ये बोल रहा है। कब होता है वो स्थिति तो देखिए, जब जो सो सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल एवं घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल ज्वार भाटा के उत्पत्ति के कारक है। किसको किसको यहाँ पे फोकस करें वो देखिए, जब जो सो सूर्य हो गया, फिर चंद्रमा हो गया और पृथ्वी, मतलब ये तीनों, ये जब तीनों का एक साथ उत्तवाकर्षण बल जो सो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल जो सो एवं उससे उत्पन्न अब केंद्रीय बल, ठीक है ना, उसी के कारण जो सो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। किसके कारण? सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के
पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कि ज्वार भाटा के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या क्या इसने लिखा है। बोल रहा है कि यह नौ संचालक एवं मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाएं में मदद करता है। किसमें बोल रहा है? नौ संचालक, मतलब नाव का संचालन करने में, नाव को चलाने में तथा मछुआरों को उनके कार्य करने में। अब ये कैसे इस तरह से इसको फायदा पहुंचाता है हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि जब समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, ज्वार आता है, तो उसमें क्या होता है, उस जल में जो सो बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अब जल जो सो फिर नीचे गिरता है, तो वो नीचे जो समुद्र का जल होता है उसमें जो सो गति उत्पन्न करता है। गति उत्पन्न करता है तो वो क्या करता है कि उस जल पर जो भी चीज रहता है उसको आगे धकेलता है, ठीक है ना। अब अगर नाव जो सो उसी दिशा में जा रहा है तो क्या करेगा कि नाव वाले को जो सो अपना बल नहीं लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए। क्या करे, क्या होगा कि उसे नाव जो सो अपने आप चलेगा, उस जल की गति की दिशा में वो नाव जो सो खुद ब खुद चलेगा। ये हो गया नौ संचालक का फायदा कि उसको जो सो अपने बल से न, नौ नौ नाव को जो सो चलाना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अब अगर बोलेंगे कि मछुआरे को इससे कैसे फायदा होता है, तो ये हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि समुद्र में जो सो जब ज्वार आता है, ज्वार कब आता है? ज्वार किसको बोलते हैं? जब जल ऊपर उठता है, ठीक ना। अब जब मान लेते हैं कि ये जल जो सो ऊपर उठा, ठीक ना, ऊपर उठा तो इसका मतलब ये नहीं कि यहीं गिर जाएगा, है ना। ये जल जो सो आगे जाकर भी गिरेगा, मतलब जमीन पर भी जाके गिरेगा, सिर्फ पानी में ही नहीं गिरेगा ये जल। अब आगे जाकर जैसे गिरेगा तो ये जल जो सो पुनः क्या होगा, तुरंत रिटर्न आके जो सो समुद्र में मिल जाएगा। अब जल जो ये ऊपर उठ रहा है तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो सो मछलियां भी ऊपर उड़ जाती है, ठीक ना। मछलियां भी ऊपर उड़ जाती है और ये मछली भी जो सो इसके साथ जो सो जमीन में गिर जाता है। और जो मछली जो सो पानी के साथ वापस नहीं आ पाता है, या तो पीछे रह जाता है या फिर धीरे धीरे आता है, वो क्या होता है कि यही जमीन पे रुक जाता है। और इससे जो सो मछुआरे को फायदा हो जाता है। मछुआरा क्या करता है कि उन मछलियों को जो सो पकड़ लेता है जाके। मतलब मछुआरा जो सो ज्वार भाटा का स्थिति का जो सो प्रतीक्षा करता है कि कब ज्वार भाटा आएगा और मछली जो सो उसको अपने आप मिल जाएगा बिना पकड़े हुए, बिना जाल फेंके हुए, ठीक ना। तो इसी से जो सो ज्वार भाटा से मछुआरे को फायदा होती है। जब जल इधर आता है तो उसके साथ मछलियां भी आ जाता है, और जब जल इधर फिर रिटर्न जाता है तो मछली उसके साथ अगर रिटर्न नहीं जा पाता तो वहीं रुक जाता है और मछुआरे उसको पकड़ लेते हैं। तो ये हो गया दो फायदा। ये नेक्स्ट बोल रहा है कि उच्च उच्च ज्वार नौका गमन में मदद करती है। पहले यहाँ पे इसने बोल दिया, जब ज्यादा तेज ज्वार होगा तो उससे क्या होगा कि नौका का गमन जो सो बहुत तेजी से होगा, ठीक ना। तो यही यहाँ पे ये बोल रहा है। वे तटों के समीप जल स्तर को बढ़ा देते हैं। अब पानी इधर आएगा तो क्या होगा, इसके समीप जो सो बार बार इधर लहर उठेगा तो क्या होगा कि जल का स्तर जो सो इधर बढ़ जाएगा, ठीक ना। जल का स्तर इधर बढ़ जाएगा, वही बोल रहा है जल के तट के जो सो समीप जल का स्तर बढ़ जाता है, जिस कारण जलयानों को बंदरगाहों पर पहुंचने में मदद मिलती है। आप मान लेते हैं कि ये बंदरगाह जो सो यहाँ था, ठीक ना, और ये जल जो सो पहले यहीं तक था। अब यहाँ तक अगर नाव आ गया तो इससे क्या हो गया, फायदा हो गया नाव वाले को कि अपना नाव जो सो यहाँ तक जो सो ले आया। अब जैसे जल जाएगा तो उसका क्या होगा, उसको कोई फायदा नुकसान तो होगा नहीं। जैसे जल यहाँ पे रिटर्न जाएगा तो उसका नाव जो सो यहीं पे रुक जाएगा, ठीक ना। तो यही फायदा होता है इससे कि पानी के साथ ही इसका नाव जो सो यहाँ तक आ जाता है, जमीन तक भी। और जब यहाँ से रिटर्न पानी चला जाता है तो उसका नाव यहीं रुक जाता है। तो यही यहाँ पे फायदा हो रहा है जलयानों को बंदरगाह तक पहुंचने में, अपने आप बंदरगाह तक पहुंच जाता है, ठीक ना, जमीन तक। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि ज्वारीय स्थिति का प्रयोग किसका, ज्वारीय स्थिति का प्रयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि जल से जो सो विद्युत का उत्पादन कैसे किया जाता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है, वाटर साइकिल होता है।
मोटर होता है, मोटर के ऊपर जो सो जल गिराया जाता है, जितनी तेजी से जल गिरता है उसके ऊपर जो सो उतनी तेजी से विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक ना। तो यही यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, इससे जो सो विद्युत उत्पादन में भी मदद मिलती। तो कैसे मिलती? जब जल जो सो ऊपर जाता है, ठीक ना, ऊपर जाता है तो ऊपर जाके तो नीचे जमीन पर गिरेगा ही गिरेगा। तो जमीन पर जैसे गिरता है, जितनी तेजी से गिरेगा, अगर वो वहां पे जैसे मोटर लगा देगा, ठीक ना, जहाँ पे गिरता है, तो क्या होगा, वो मोटर तेजी से घूमेगा। अब जैसे मोटर तेजी से घूमेगा तो क्या होगा कि वो मोटर जो सो विद्युत का निर्माण करेगा, करंट का निर्माण करेगा, ठीक ना। और इससे जो सो बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी फ्री फ्री में। और इससे जो सो जल का जो सो वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ये पानी जो सो पुनः समुद्र में जाकर मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे ये बोल रहा है कि ज्वारीय स्थिति का प्रयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है, ठीक ना। ये बोल रहा है ज्वारीय स्थिति का प्रयोग जो सो विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ज्वार भाटा समुद्री पौधों, मछलियों एवं अन्य समुद्री जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक ना। यह जलवायु परिस्थितियों का निर्माण कर जो सो तापमान को संतुलित करती है। अब ज्वार भाटा जो सो मछली हो गया, पौधा हो गया एवं अन्य समुद्री जीवन को प्रभावित कैसे करता है। तो देखिए, जब ज्वार भाटा आता है तो क्या होता है, जैसे जल ऊपर उठता है, अब जल जैसे उठता है, ऊपर उठता है, तो कहीं पे भी गिर सकता है, उसके आसपास में जो भी चीज होगा उसके ऊपर तो गिर ही जाएगा जल। तो मान लेते हैं कि वहां पौधा होगा कोई, तो उसके ऊपर गिर जाएगा। अब जैसे उतना तेजी से अगर जल गिरेगा तो क्या वो पौधा जो सो क्षति हो जाएगा, उसके ऊपर जो सो पौधे को जो सो नुकसान होगा। तो क्या होगा, जैसे ही जल पौधे के ऊपर गिरेगा तो उसको जो सो नुकसान हो जाएगा। फिर मछली को नुकसान कैसे होता? मान लेते कि बार बार ज्वार भाटा आ रही, बार बार ज्वार भाटा आ रही, तो इससे क्या होगी कि मछलियां भी जैसे उसके साथ आगे चली जाती है जमीन पे। इससे क्या होता है कि समुद्र में मछलियों की संख्या कम होने लगती है, महासागर में मछलियों की संख्या कम होने लगती है। इस कारण जो मछलियों का जीवन प्रभावित होने लगा। और अन्य जीवों का जो जीवन कैसे प्रभावित होता है? अब मछली के साथ उसी बेस नहीं है कि मछली आएगा, उसके साथ जो सो अन्य जीव जो समुद्र में वो भी तो आएगा। तो यही यहाँ पे ये बोल रहा है कि पौधा हो गया, मछली हो गया एवं अन्य समुद्री जीव को भी प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोगों ने अभी बताया आपको। यह जलवायु परिस्थितियों का निर्माण कर तापमान को संतुलित करती है, ठीक है ना। यह जो सो जलवायु परिस्थितियों का निर्माण करती है, ठीक है ना। जलवायु परिस्थितियों का निर्माण कैसे करती है? समुद्र में जब जल होगा तो उससे क्या होगा कि वाष्पन की क्रिया होगी, वाष्पन की क्रिया होगी तो क्या होगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी तो क्या होगी, तापमान जो सो संतुलित बना हुआ रहेगा, ठीक ना। उसमें आर्द्रता बनी रहेगी, तापमान ज्यादा हाई नहीं होगा, ठीक ना, हीट वेव नहीं होगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो सो जलवायु परिस्थितियों को भी निर्माण करके जो तापमान को संतुलित करती है। फिर ये बोल रहा है कि ज्वार भाटा जो सो समुद्री जीवन, पारिस्थितिक जीवन तंत्र, जलवायु परिवर्तन, नेविगेशन इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कैसे देता है अभी हम लोगों ने आपको बताया। क्या बोल रहा है कि ज्वार भाटा जो सो समुद्री जीवन, पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु परिवर्तन, नेविगेशन इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अभी हम लोगों ने सभी परिस्थितियों पर जो सो यहाँ पे चर्चा किया ऊपर में, ठीक ना। फिर बोल रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिस पर वर्तमान में परिदृश्य में शोध किए जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि ज्वार भाटा का जो सो उपयोग जो सो ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है ना, किसका, ज्वारीय ऊर्जा का बात कर रहे हैं। उत्पादन में इसका प्रयोग किया जा सकता है, और जिसका जो सो वर्तमान में भी जो सो बहुत ज्यादा शोध किया जा रहा है इंडिया में, ठीक है ना, और वर्ल्ड में। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में भी शोध किया जा सकता है। थर्ड नंबर हम लोग का क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड नंबर दोस्तों राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है, ठीक ना, और ये जो सो 250 नंबर का है। आपको क्वेश्चन को जो सो लिखने से पहले एक बार नंबर उसका चेक कर लेना, मार्क्स चेक कर लेना कि कितने मार्क्स का है, ठीक ना। उसके बाद जो सो आपको अपना क्वेश्चन लिखना है। 250 शब्द का है और ये जो सो 15 अंक का है, ठीक ना। आपको अपना वर्ड लिमिट जो सो 260 और 240 के आसपास रखना है, ठीक ना। इससे जो सो आप
आपका आंसर में जैसे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, उद्देश्य का क्या चीज, उद्देश्य का संविधान का दर्शन है। उद्देश्य का जो सो संविधान का दर्शन है, क्या बोल रहा है कि उद्देश्य का जो सो संविधान का दर्शन है, ठीक है ना। उद्देश्य का जो सो संविधान का दर्शन है, आपको जो सो इस पे टिप्पणी करना है, ठीक है ना। अपना जो सो समीक्षा करना है, अपने उत्तर का जो सो यहाँ पे जो सो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, क्या चीज पे, संविधान का जो सो उद्देश्य का जो सो संविधान का दर्शन, क्या चीज बोल रहा है कि उद्देश्य का जो है सो क्या चीज, उद्देश्य का, उसका उद्देश्य का जो सो संविधान का दर्शन है, कैसे है ये आपको यहाँ पे टिप्पणी करना है। दो चीज पे फोकस कर रखो जिन, तो आपको जो सबसे पहले उद्देशिका का जो सो डेफिनेशन देना है, ठीक है ना, परिचय देना है, उसका जो सो इंट्रो देना है, उसको परिभाषित करना है। उसके बाद जो सो आपको संविधान का दर्शन व उद्देश्य का जो संविधान का दर्शन कैसे है, उसके ऊपर डीप एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग जो सो क्वेश्चन को आगे उत्तर की ओर देखते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उद्देश्य का डेफिनेशन में सो बोल रहा है कि उद्देश्य का जो सो संविधान के अंतर्गत शामिल समस्त शक्तियों का स्रोत है, क्या चीज है, उद्देश्य का जो सो संविधान के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत शामिल समस्त शक्तियों का स्रोत है, क्या चीज है, शक्तियों का स्रोत, ठीक है ना, शक्तियों का स्रोत है, हाउस ऑफ पावर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, शक्तियों का स्रोत है। तो यहाँ ये भी क्या बोल रहा है कि ये उद्देश्य का जो सो संविधान का, संविधान के अंतर्गत शामिल समस्त शक्तियों का स्रोत है, क्या चीज है, संविधान के अंतर्गत शामिल है, याद रखिएगा, उद्देश्य का जो सो संविधान के अंतर्गत शामिल है और वह जो सो समस्त शक्तियों का स्रोत है, क्या चीज, उद्देश्य का। फिर आगे बोल रहा है जो इसके लोकतांत्रिक पक्ष की व्याख्या करते हैं, उद्देश्य का क्या करते हैं, लोकतांत्रिक पक्ष की व्याख्या तो करते हैं। तो यही यहाँ पे ये बोल रहा है कि उद्देश्य का जो सो लोकतांत्रिक पक्ष की व्याख्या करता है, ठीक है ना। उद्देश्य का जो सो लोकतांत्रिक पक्ष की व्याख्या करता है। उद्देशिका हमें बताती है कि हमारे संविधान का सर्वोपरि उद्देश्य देश में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को प्राप्त करना है। उद्देशिका हमें क्या बताती है, तो देखिए हमें बोल रहा है कि उद्देशिका हमें बताती है कि हमारे देश का संविधान जो सर्वोपरि उद्देश्य, देश में न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, समता होना चाहिए, बंधुता होना चाहिए, इसको प्राप्त करना है, यही हमारे देश का जो उद्देश्य का बताती है। फिर बोल रहा है आगे ये कि जो सो इसमें उल्लेखित संप्रभुता, क्या चीज, उल्लेखित संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र शब्द संविधान के दार्शनिक पक्ष है। क्या क्या संविधान के दार्शनिक पक्ष है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसमें उल्लेखित संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र शब्द जो है सो संविधान का दार्शनिक पक्ष है। अभी पूछेगा कि संविधान का दार्शनिक पक्ष क्या है, इसमें जो सो इसमें से जो सो कुछ वर्ड आपको दे दिए जाएंगे, तो इसमें से जो कुछ वर्ड है उसको आपको चूज कर लेना, ठीक है ना। तो यही जो सो संविधान का दार्शनिक पक्ष है। जो भारत की प्रकृति के विषय में तो वही संशोधन के उद्देश्यों में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता शब्द भारत के नागरिकों के अधिकारों के विषय की व्याख्या करते हैं। तो ये उद्देश्य का जो सो किस चीज की व्याख्या करता है, तो ये उद्देश्य का जो सो हमारा, ये भारत का उद्देश्य का जो सो संविधान में जो दिया गया है वो जो सो न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समता हो गया, बंधुता हो गया, इन शब्दों का जो सो भारतीय नागरिक के अधिकारों के संबंध में जो सो व्याख्या करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब देखिए हम जो सो निम्नलिखित आधारों पर जो सो उद्देशिका के दार्शनिक पक्ष को समझ सकते हैं। उद्देशिका को दार्शनिक क्यों बोला जाता है, ठीक है ना, उसको जो सो हम इन तत्वों पर समझ सकते हैं।
देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है पहला टॉपिक, पहला पहला जो सो ये अपना जो सो आंसर दे रहा है पहला नंबर का, ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है, सो संविधान के अंतर्गत समझ शक्तियों का जो स्रोत है हम भारत के लोग हैं। भारत में जो शक्तियों का स्रोत क्या है, तो वो जो सो संविधान है पहले, ठीक है ना, पहले संविधान है, उसके बाद जो सो संविधान के अंतर्गत अगर भारत में पूछा जाएगा कि भारत के अंतर्गत जो सो शक्तियों का स्रोत तो इंडिया के लोग ही है, लेकिन अगर संविधान के अंतर्गत पूछा जाएगा तो उसमें समझ शक्तियों का स्रोत जो सो हम भारत के लोग हैं, ठीक है ना। यह वाय के देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो सो दर्शाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्यों दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि संविधान के अंतर्गत समझ शक्तियों का स्रोत हम भारत के लोग। कौन है, भारत के लोग। तो इसी के कारण अगर ये संविधान के अंतर्गत अगर शक्ति का स्रोत जो सो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जनता है, तो इसके कारण जो सो वह जो सो लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शा रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे बोल रहा है कि यह वह कि जो सो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शा रहा है। फिर बोल रहा है संप्रभुता, ठीक है ना, संप्रभुता। इसके अनुसार भारत को राजनीतिक शक्ति के प्रयोग के आधार पर किसी विदेशी बाह्य या आंतरिक प्रभाव से स्वतंत्र है। संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि आपको जो सो अपने देश के अंदर, ठीक है ना, अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंदर डिसीजन लेने का पावर होगा, ठीक है ना। आप कोई भी चीज जो सो वहां पे कर सकते हैं। आपके पास जो सो सवर्निटी होगी, ठीक है ना, संप्रभुता होगी, अधिकार होगा कि आप अपने देश की भौगोलिक सीमा के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कानून लगा सकते हैं। इसके लिए जो सो आप किसी विदेशी से स्वतंत्र होंगे या किसी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र होंगे, मतलब आपको किसी विदेशी का जो सो सुझाव नहीं लेना होगा या फिर कोई परामर्श नहीं लेना होगा कि क्या मैं यह कानून अपने देश में लागू कर सकता हूँ, अपने क्षेत्र में लागू कर सकता हूँ, अपने देश की भौगोलिक सीमा में लागू कर सकता हूँ या नहीं। तो इसके लिए जो सो आपको किसी से अनुमति नहीं लेना होगा, इसी को कहते हैं संप्रभुता, ठीक ना। तो इंडिया के पास जो सो संप्रभुता है। इंडिया को कोई चीज करने के लिए, इंडिया को जो सो अपने देश की सीमा की भौगोलिक सीमा के अंदर कुछ करने के लिए किसी विदेशी ताकत का जो सो सहारा नहीं लेना पड़ता, किसी विदेशी ताकत का जो सो अनुमति नहीं लेना पड़ता है, ठीक ना। तो यही है संप्रभुता का मतलब, सॉवरेनिटी का मतलब। फिर बोल रहा है समाजवादी, ठीक ना। क्या बोल रहा है, समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब यह हुआ कि यह एक आर्थिक अवधारणा है। क्या चीज, आर्थिक, इकोनॉमिकल, ठीक ना, आर्थिक। यह आर्थिक आधार पर, किस आधार पर, आर्थिक आधार पर राज्य व्यवस्था का स्वरूप दर्शाती है। भारत के समाजवाद को लोकतंत्र एक समाजवाद भी कहा जाता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, सो बोल रहा है कि यह आर्थिक आधार पर राज्य व्यवस्था का स्वरूप दर्शाती है। किस आधार पर, आर्थिक आधार पर, इकोनॉमिकल बेस पर, ठीक ना। भारत के समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद, क्योंकि हमारे संविधान में जिसको समाजवादी शब्द जिसको जोड़ा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में पंथ निरपेक्ष, ठीक ना। एक होता है धर्म निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष, लेकिन इंडिया में जिसको पंथ निरपेक्ष है, ठीक ना। तो देखिए भारत में जिसको पंथ निरपेक्ष का अर्थ सर्वधर्म समभाव है, अर्थात सभी धर्मों को समान अधिकार है और सभी धर्म को सरकार ने समान समर्थन दिया है, ठीक ना। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष का मतलब। बट अगर धर्म निरपेक्ष रहता तो इसका जो सो यहाँ पे उल्टा डेफिनेशन हो जाता, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि इंडिया में जिसको पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। अगर धर्म निरपेक्ष रहता तो यहाँ पे हर चीज उल्टा हो जाता, ठीक ना। किसी एक धर्म को जो सो वहाँ पे सरकार जो सो मान्यता प्राप्त करती है, सभी धर्मों को जो सो मान्यता प्राप्त नहीं करती है, सभी धर्मों को जो सो समान समर्थन नहीं देती है, किसी एक धर्म को ही समर्थन देती है। लेकिन इंडिया में जो पंथ निरपेक्ष है, तो इंडिया में जो सभी धर्म को समान अधिकार प्राप्त है, सर्वधर्म समभाव है, ठीक ना। सरकार ने सभी धर्म को जो सो एक समान अधिकार दिया है। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष। फिर हो गया लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में अर्थात समझ सकते हैं जनता के हाथों में। पहले इसने बोल दिया कि देश के संविधान में जो सो शक्ति का स्वरूप जनता है, तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है, अर्थात समझ सकते हैं जनता के हाथों में है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में। व्यक्ति विशेष मतलब राजनीतिक दल के हाथों में, ठीक ना। तो समझ सकते हैं जो जनता के हाथों में, यह देश में समानता को स्थापित करती है। समानता कैसे होगा, जब हर किसी के पास जो
समान अधिकार होगा, एक समान जो सो राइट होगा, ठीक है ना। तो इससे जो सो देश में समानता होगी। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि देश में जो सो शक्ति का स्रोत जो सो जनता है, ना कि कोई एक पर्सनल व्यक्ति, ना कि कोई विशेष व्यक्ति, ठीक ना। यही यहाँ पे बोल रहा है लोकतंत्र, लोकतंत्र का। फिर है गणतंत्र। गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, ठीक ना। अब देखिए भारत का राष्ट्र अध्यक्ष भारत का व्यक्ति होगा, ठीक ना, जो चुनाव के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करेगा। क्या बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष, ठीक ना, क्या बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष भारत का व्यक्ति होगा, ठीक ना। कहाँ का होगा? भारत का, इंडियन होगा वो, जो चुनाव के माध्यम से एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करेगा। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। ये नहीं कि कोई कोई वंशज के आधार पर या फिर कोई और जो सो आधार पर जो सो वो अपना पद धारण नहीं करेगा, वो जो सो चुनाव के आधार पर ही अपना पद धारण करेगा। तो शासन का अध्यक्ष जो सो पीएम होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। शासन का अध्यक्ष जो सो पीएम होता है और राष्ट्र का अध्यक्ष जो सो हम लोग का राष्ट्रपति होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निश्चित अवधि के लिए किया जाएगा, ठीक ना, और कोई इसमें जो सो वंशज नहीं होगा, ठीक ना, उसका चुनाव किया जाएगा। ये नहीं कि बिना चुनाव के वो जो सो राष्ट्रपति बन जाएगा या फिर कोई शासन अध्यक्ष बन जाएगा या फिर राष्ट्र अध्यक्ष बन जाएगा। ये नहीं, यहाँ पे गणतंत्र है, लोगों का तंत्र है, ठीक ना। मतलब लोग उसको चुन कर भेजेंगे अपने माध्यम से, अपने मनमानी तरीके से कोई भी जो सो कोई पद धारण नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। अब देखिए उद्देश्य का जो है सो आधारभूत, उद्देश्य का जो सो आधारभूत ढांचे का अंग है। आधारभूत ढांचे का अंग कैसे है? क्योंकि सारा मेन पॉइंट जो सो यहीं पे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, ठीक है ना। इसीलिए जो सो उद्देश्य का जो सो आधारभूत ढांचे का अंग है, जो कि विधायिका के लिए एक सीमा का आरोपण करते हैं। विधायिका मतलब वही विधायक, ठीक ना, एमएलए आरोपण करती है, अर्थात विधायिका प्रस्तावन के उल्लंघन से संबंधित किसी विधि का निर्माण नहीं कर सकती। मतलब ये हुआ कि विधायक जो सो, ठीक ना, विधायक एमएलए जो सो प्रस्तावन के उल्लंघन में, ठीक ना, मतलब प्रस्तावना के उल्लंघन में, मतलब देश के संविधान का जो प्रस्तावना है उसके उल्लंघन से कोई भी किसी भी विधि का निर्माण जो सो नहीं कर सकते। मतलब देश की प्रस्तावना के संबंधित से ही कोई कानून का निर्माण कर सकती है। देश की प्रस्तावना के अलग से वो कोई कानून नहीं निर्माण कर सकती देश में, ठीक ना। जितना भी कुछ निर्माण होगा देश में वो सब चीज जो सो देश की प्रस्तावना से संबंधित ही होगा, देश की प्रस्तावना से रिलेटेड ही होगा। प्रस्तावना के विरुद्ध कुछ भी नहीं होगा। प्रस्तावना के विरुद्ध जो सो विधायिका जो सो कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि आधारभूत ढांचा क्यों हो, तो आधारभूत ढांचा होने के लिए जो बोल रहा है कि अर्थात जो सो विधायिका जो सो प्रस्तावना के उल्लंघन से संबंधित किसी भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती है, ठीक ना। तो ये देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए फोर्थ नंबर पे आते हैं और ये जो सो 150 वर्ड का है। उसके बाद जो सो ये जो सो 10 नंबर का है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पंथ निरपेक्षता के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करना है। क्वेश्चन पे जो सो सीधा एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, पंथ निरपेक्ष, ठीक ना। यहाँ पे भी हमने पहले ही देख लिया पंथ निरपेक्ष क्या है सो, ठीक ना। सभी धर्म को जो सो एक समान अधिकार प्राप्त है इंडिया में। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि पंथ निरपेक्षता के विभिन्न स्वरूप, पंथ निरपेक्षता के जो भारत में क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं, क्या क्या स्वरूप हैं, क्या क्या आप सोच सकते हैं, उसमें जो सो आपको यहाँ पे उसके स्वरूप पर जो सो चर्चा करना है, ठीक ना। उसके स्वरूप पर जो सो फोकस करना है आपको। तो चलिए अब जो सो हम लोग पंथ निरपेक्षता के विभिन्न स्वरूप क्या हो सकते हैं उस पर जो सो चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सीधा सीधा आपको याद रखना कि क्वेश्चन जो सो सिंपल एक ही चीज पे फोकस कर रहा है, किस पे? पंथ निरपेक्षता पे, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले पंथ निरपेक्षता का थोड़ा डेफिनेशन दे देना है। उसके बाद जो सो उसके विभिन्न स्वरूप क्या क्या है इंडिया में उसका जो सो जिक्र करना है, ठीक ना। चलिए फिर हम लोग अपने उत्तर की ओर चलते हैं। तो देखिए पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक ना। मतलब किसी राज्य का जो सो कोई धर्म नहीं होगा, कोई एक धर्म नहीं होगा, ठीक ना, कोई यूनिक धर्म नहीं होगा, कोई यूनिक रिलीजन नहीं होगा।
और राज्य का सभी धर्मों का समान राज्य जो सो सभी धर्मों का समान आदर को पोषण और प्रोत्साहन करेगी। मतलब ये नहीं कि राज्य जो सो किसी एक धर्म का ही सम्मान करेगी, किसी एक धर्म का ही आदर करेगी, किसी एक धर्म को ही पोषण करेगी, किसी एक धर्म को ही खाना देगी, किसी एक धर्म को ही जो सो अधिकार देगी, ऐसा नहीं है। राज्य जो सो सभी धर्मों को जो भी करेगी समान करेगी सभी धर्मों के लिए, किसी के लिए कोई उन्हीं काम नहीं करेगी। तो यही यहाँ पे ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता की तुलना में अधिक गहन और सूक्ष्म व्याख्या है। क्या बोला कि पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता की व्याख्या में जो सो अधिक, क्या बोल रहा है कि पंथ निरपेक्ष जो है वो धर्म निरपेक्ष की तुलना में अधिक गहन और अधिक सूक्ष्म व्याख्या सरल व्याख्या है, और यह पंथ के आधार पर भी भेदभाव रोकती है। ठीक ना, पंथ के आधार पर भी भेदभाव जो सो रोकती है। पंथ निरपेक्षता के दो मॉडल है, पाश्चात्य मॉडल और भारतीय मॉडल। ठीक ना, अब देखिए पाश्चात्य मॉडल क्या है, पाश्चात्य मॉडल क्या है सो, ठीक ना, तो यह जो सो कठोर व्यवस्था है, क्या है, एकदम जो सो कठोर है। ठीक ना, यह राज्य की धर्म से दूरी पर आधारित है, यह राज्य की धर्म से दूरी पर आधारित है। सरकार धर्म की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और धर्म जो सो सरकार की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब यह जो सो बहुत कठोर है। ठीक ना, याद रखना है, यह जो सो बहुत जो सो कठोर है, हार्ड है। और इसका मतलब क्या है कि राज्य जो सो धर्म की दूरी पर आधारित है। ठीक ना, राज्य जो सो धर्म से बहुत दूर है, धर्म की हस्तक्षेप से बहुत दूर है, धर्म की नजरों से बहुत दूर है। ठीक ना, सरकार जो सो धर्म की गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। उस राज्य की सरकार जो सो धर्म की गतिविधियों में किसी भी प्रकार का अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी, तथा धर्म भी जो सो सरकार की गतिविधियों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब दोनों अपना अपना कार्य अलग तरीके से करेगी, दोनों अपना कार्य जो सो स्वतंत्र तरीके से करेगी, कोई भी जो सो किसी के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक ना, यही है ये पाश्चात्य मॉडल। ठीक ना, सरकार भी अपना काम अलग तरीके से, सरकार भी अपना काम जो सो स्वतंत्र रूप से करेगी, तथा धर्म भी अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करेगी, इसमें जो सो कोई बाधा उत्पन्न दोनों के बीच नहीं करेगा। अब बोल रहा है कि पाश्चात्य मॉडल के भी दो प्रकार है, कौन कौन सा मॉडल है, तो ये जो सो अमेरिकी मॉडल है और एक जो सो फ्रांसीसी मॉडल है। अब देखिए अमेरिकी मॉडल क्या कहता है सो, तो देखिए अमेरिकी मॉडल कहता है कि यह कम कठोर है। ठीक ना, यह थोड़ा कम कठोर है या लचीला है। अमेरिका के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अमेरिकी कांग्रेस, क्या चीज, अमेरिकी कांग्रेस धर्म के विषय में कानून नहीं बना सकती है। मतलब अमेरिका के संविधान में यह पहले ही प्रावधान कर दिया गया कि अमेरिका का जो कांग्रेस है वो धर्म के विषय में कानून नहीं बना सकता। कांग्रेस मतलब कोई पार्टी नहीं है, वहाँ की संसद को बोला जाता है। जैसे यहाँ की हम लोग को कांग्रेस, यहाँ की हम लोग को जो संसद को बोला जाता है, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ की संसद को भी बोला जाता है कांग्रेस। ठीक ना, तो यही यहाँ पे बोल रहा कि वहाँ की कांग्रेस जो सो धर्म के विषय में कोई कानून नहीं बना सकती, धर्म के विषय रिलेटेड से कोई कानून नहीं बना सकती, या प्रावधान जो सो अमेरिका के संविधान में कर दिया गया है। अतः अमेरिकी सरकार धर्म के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकती है। मतलब अमेरिका में जो सो वहाँ की सरकार जो सो धर्म से रिलेटेड किसी भी तरह की जो सो फैसला नहीं ले सकती, कोई भी निर्णय, कोई भी विधि का निर्माण नहीं कर सकती है, कोई भी अधिनियम पारित नहीं कर सकती, कोई भी विषय जो सो नहीं सुना सकती धर्म के पक्ष में या फिर उसके विपक्ष में। ठीक ना, तो यही यहाँ पे बोल रहा है अमेरिका का मॉडल। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि फ्रांस का मॉडल क्या है, फ्रांसीसी मॉडल क्या है। ठीक ना, देखिए क्या बोला जा रहा है सो, यह बोल रहा है कि यह अधिक कठोर है, मतलब अमेरिका की तुलना में यह बहुत ज्यादा कठोर है। फ्रांस का संविधान, फ्रांस को जो सो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित करता है। क्या करता है, धर्मनिरपेक्ष। याद रखिएगा, इंडिया को जो सो पंथ निरपेक्ष, और फ्रांस को यहाँ पे जो सो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित करता है, लोगों का राज्य घोषित करता है। यह प्रधान जो सो यह प्रावधान जो सो 1905 के उस कानून पर आधारित है। मतलब यह जो सो स्टेटमेंट जो सो 1905 के उस कानून पर आधारित है, जो राज्य को चर्च के कार्यों से और चर्च को राज्य के कार्यों से दूर रखने के लिए निर्मित किया गया था। मतलब चर्च जो सो राज्य के जो सो कार्य में किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक ना, क्या बोल रहा है कि चर्च जो सो राज्य के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, तथा राज्य भी जो सो चर्च के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। और यह अधिनियम जो सो 1905 पर आधारित है। ठीक ना, यह कानून जो सो फ्रांस में 1905 के प्रावधान के तहत आधारित है। तो फ्रांस में यही है कि चर्च जो सो अपना कार्य अलग करेगी, और जो सो राज्य अपना कार्य अलग करेगी, दोनों अपना कार्य जो सो अलग करेगी।
स्वतंत्र रूप से, किंतु इसका व्यवहारिक अनुपालन अत्यधिक कठोर है। मतलब इसका व्यवहारिक रूप से अगर पालन कीजिएगा तो यह जो सो बहुत कठोर है। फिर देखिए इंडिया का मॉडल क्या है धर्म के संबंध में, ठीक है ना। अब इंडिया का मॉडल हम लोग देख लेते हैं। पहले तो हमने देखा कि अमेरिका का मॉडल क्या है, फ्रांस का मॉडल क्या है, अब इंडिया का मॉडल देखते हैं। तो देखिए यह उदार मॉडल है, ठीक ना। मतलब जो सो ना ही लचीला है ना ही जो सो कठोर है, मीडियम है, ठीक ना। यह सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। सरकार को धर्म के संबंध में प्रोत्साहन और निर्बंधन का दायित्व सौंपा गया है, ठीक ना। अमेरिका में जो सो वहाँ की सरकार जो सो धर्म के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती, ठीक ना। यहाँ पे उसका संविधान में बोला गया है। फ्रांस में भी जो सो दोनों अलग अलग है, उसका जो सो चर्च जो सो अलग अपना स्वतंत्र है, फिर वहाँ की जो सरकार है वो भी स्वतंत्र। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो सो सरकार को धर्म के संबंध में प्रोत्साहन और निर्बंधन का दायित्व सौंपा गया है, ठीक ना। प्रोत्साहन का स्वरूप कुंभ मेले का आयोजन। प्रोत्साहन कैसे दिया जाता है? कुंभ मेले का आयोजन, अजमेर में उर्स का आयोजन इत्यादि एवं निर्बंधन स्वरूप संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धर्म के निर्बंधन के अधिकार पर जो आधार दिया गया। वहां पे इंडिया में जिसको आपको पता होगा कि धर्म का अधिकार जिसको आर्टिकल 25 और 26 में डिफाइन किया गया। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के आधार पर दिया गया इंडिया में धार्मिक अधिकार, ठीक ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। सो भारत में धार्मिक विविधता के कारण क्या चीज, भारत में धार्मिक विविधता के कारण पंथ निरपेक्ष के उदार मॉडल को अपनाया गया। किसको अपनाया गया, किसके कारण अपनाया गया? तो भारत में जो धार्मिक विविधता के कारण, किसके कारण? धार्मिक विविधता के कारण। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में जो लगभग सभी धर्म है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया में जो धार्मिक विविधता के कारण भारत में जो धार्मिक विविधता के कारण, किसके कारण? धार्मिक विविधता के कारण पंथ निरपेक्ष के उदार मॉडल को अपनाया गया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्मों की जो प्रचुरता है, तो उसी के कारण जो यहाँ पे उदार मॉडल अपनाया गया, ताकि ज्यादा जो धार्मिक संप्रदाय ना हो, ठीक ना। फिर बोल रहा है कि जिस कारण यहाँ सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर जो सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को विकास के लिए समान अवसर जो प्रदान किया गया, समान अधिकार प्राप्त किया गया। देश के संविधान में धर्मों को आवश्यकता अनुरूप प्रोत्साहन और निर्बंधन दोनों की व्यवस्था की गई है। मतलब ये बोल रहा है कि देश में जो संविधान में देश के संविधान में जो धर्मों को आवश्यकता अनुरूप, आवश्यकता के स्वरूप जो प्रोत्साहन हो और निर्बंधन दोनों की व्यवस्था की गई कि कितना क्या होना चाहिए, ठीक ना। वो जो संविधान में किया गया इंडिया के। फिर देखिए ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से फ्रांस क्या सीख सकता है। अभी हम लोगों ने दोनों ही देखा कि फ्रांस का धर्मनिरपेक्षता क्या है, सॉरी फ्रांस का हाँ धर्मनिरपेक्षता क्या है और इंडिया का पंथ निरपेक्षता क्या है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से फ्रांस क्या सीख सकता है, ठीक है ना। फ्रांस क्या सीख सकता है हम लोग के मॉडल से, इंडिया के मॉडल से फ्रांस क्या सीख सकता है। तो सबसे पहले आपको भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देना है। फिर फ्रांस का धर्मनिरपेक्षता क्या है उसका इंट्रोडक्शन कर देना है। उसके बाद आपको ये यहाँ पे आगे लिखना है कि भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से फ्रांस इंडिया की धर्मनिरपेक्षता की दृष्टिकोण से निम्नलिखित तत्व अपने अंदर समाहित कर सकता है, या फिर निम्नलिखित बातों को वो अपने संविधान में ले सकता है, फिर निम्नलिखित बातों को वो सीख सकता है। चलिए फिर हम लोग उत्तर की ओर देखते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोगों ने इसका डेफिनेशन आपको करना पड़ेगा धर्मनिरपेक्षता का, ठीक ना। चलिए फिर करते हैं। देखिए तो ये
धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत धर्म और धर्म से संबंधित क्या चीज, धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक से संबंधित मामलों में तटस्थ रखा जाता है, मतलब अलग रखा जाता है। किससे किससे अलग रखा जाता है, तो ये जो सो धर्म और धर्म से संबंधित, किससे, धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इहलोक से संबंधित मामलों में तटस्थ मतलब अलग रखा जाता है। यह जो अवधारणा जो सो राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। तटस्थ इसलिए रखा जाता है ताकि किसी धर्म को जो सो विशेष अधिकार प्रदान ना किया जा सके, किसी धर्म को जो सो उन्हीं का अधिकार प्राप्त ना किया जा सके, इसीलिए दोनों को जो सो तटस्थ रखा जाता है, अलग रखा जाता है। फिर बोल रहा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य जो सो समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश और अनुकूलता के तत्व पाए जाते हैं। मतलब भारत की धर्मनिरपेक्षता के संबंध में जो सो राज्य में जो सो समर्थित धार्मिक सुधार, मतलब जो लोगों के द्वारा समर्थन दिया जाता है, वही बोल रहा है कि समर्थित धार्मिक सुधार की गुंजाइश और अनुकूलता के अनुरूप जो सो तत्व पाए जाते हैं। भारत में जो सो सरकार को धर्म के संबंध में प्रोत्साहन और निर्वर्धन का दायित्व सौंपा गया, ठीक ना। ये इंडिया का है, सिर्फ इंडिया में जो सो सरकार को सौंपा गया कि वो धर्म को जो सो प्रोत्साहन कैसे करेगा, उसका निर्वर्धन कैसे करेगा। जैसे प्रोत्साहन के लिए क्या बोल रहे हैं कि प्रोत्साहन स्वरूप में कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा, अजमेर में जो सो उर्स का आयोजन किया जाएगा इत्यादि। एवं निर्वर्धन के स्वरूप जो सो संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में धर्म के निर्वर्धन के अधिकार को जो सो देखा जाएगा और वहीं से कुछ किया जा सकता है। फिर बोल रहा है कि फ्रांस का संविधान जो सो फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित करता है। हम लोगों ने पहले पढ़ा कि फ्रांस का संविधान जो सो फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित करता है। यह धर्मनिरपेक्षता के कठोर मॉडल का अनुसरण करता है, ठीक ना। फ्रांस में जो सो धर्मनिरपेक्ष का कठोर मॉडल लागू, लेकिन इंडिया में जो सो उदार मॉडल है और अमेरिका में जो सो थोड़ा लचीला है, ठीक ना। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि यह जो सो धर्मनिरपेक्षता के कठोर मॉडल का अनुसरण करता है। यह प्रावधान जो सो 1905 के उस कानून पर आधारित है जो राज्य को चर्च के कार्यों से और चर्च को राज्य के कार्यों से दूर रखने के लिए निर्मित किया गया था, ठीक ना। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि राज्य को जो सो चर्च के कार्यों से दूर रखने के लिए और चर्च को जो सो राज्य के कार्यों से दूर रखने के लिए निर्मित किया गया था। किसका निर्मित किया गया था, 1905 के जो सो उस कानून था उसका निर्माण इसीलिए किया गया था ताकि राज्य को जो सो चर्च के कानून से दूर रखा जाएगा और चर्च को जो सो राज्य के कानून से दूर रखा जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है ताकि जो सो दोनों को अलग अलग रखा जा सके और दोनों को स्वतंत्र रखा जा सके और दोनों के बीच जो सो आपसी मतभेद ना हो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है के लिए निर्मित किया गया था। इस वजह से फ्रांस में काफी संघर्ष हुआ, ठीक ना। इस वजह से जो फ्रांस में जो सो काफी संघर्ष भी हुए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस वजह से जो सो फ्रांस में काफी संघर्ष हुआ था। तो ऐसा जो सो इंडिया में कुछ देखने को नहीं मिला था क्योंकि इंडिया में जो सो सभी कानून का अधिकार जो सो धर्म का जो सो अधिकार जो सो सरकार को दिया गया। यहाँ पे देखिए पहले बता दिया गया है कि ये जो सो इसका निर्वर्धन जो सो इंडिया को गवर्नमेंट को दिया गया तथा यहाँ पे जो सो प्रोत्साहन का भी अधिकार जो सो इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे दोनों का पहले जिक्र कर दिया गया। उसके बाद जो सो फ्रांस का जो सो यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि फ्रांस में जो सो धर्मनिरपेक्षता और राज्य जो सो धर्म के बीच माध्यम से मार्ग को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। मतलब फ्रांस में जो सो धर्मनिरपेक्षता, ठीक ना, धर्मनिरपेक्षता और राज्य के बीच जो सो धर्म के बीच माध्यम मार्ग को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत, मतलब बीच वाले मार्ग को प्राप्त करने के लिए वो जो सो अथक प्रयास कर रहा है। फिर बोल रहा है कि फ्रांस की पंथ निरपेक्षता धार्मिक उद्द पर आधारित है। मतलब फ्रांस का जो पंथ निरपेक्षता वो जो धार्मिक उद्द पर आधारित है। इसने पहले बताया कि फ्रांस में जो सो काफी संघर्ष जो सो उत्पन्न हुआ था। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रांस की पंथ निरपेक्षता धार्मिक उद्द पर आधारित है। किस पर आधारित है, धार्मिक उद्द पर। जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो सो पंथ निरपेक्षता सद्भावना एवं सांस्कृतिक विविधता पर जो सो आधारित है। किस पे आधारित है,
तो देखिए फ्रांस का जो सो धार्मिक उत्तर पर आधारित है, लेकिन इंडिया का जो सो पंथ निरपेक्षता जो सो सद्भावना एवं सांस्कृतिक विविधता पर जो सो आधारित है। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि भारत में जो धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों को राज्य से सहायता प्राप्त है। भारत में जो आपको पता है वो कि जो सो सभी धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं को जो सो राज्य से सहायता प्राप्त होता है, ठीक ना। किंतु जो सो फ्रांस में धार्मिक शैक्षणिक संस्थाओं को जो सो राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं है। फ्रांस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडिया में यहाँ पे जो राज्य के द्वारा इसको सहयोग किया जा रहा है। फिर बोल रहा है कि यह कहा जा सकता है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राप्ति है, ठीक ना। फिर बोल रहा है कि तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय पंथ निरपेक्षता विभिन्न धर्मों के बीच एक समन्वय एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है। ये इंडिया का जो सो स्वरूप है, लेकिन वर्तमान में जो सो वैश्विक के युग में जब सभी देश बहुधार्मिक होते जा रहे हैं, बहुधार्मिक मतलब बहुत से धर्म होते जा रहे हैं सभी देशों में, तो यह आवश्यक है कि फ्रांस जो सो भारतीय धर्मनिरपेक्षता से सीख ले। मतलब फ्रांस में जो सो सिर्फ जो सो वहाँ पे जो सो एक ही धर्म है, लेकिन इंडिया में जो सो बहुधार्मिक देश है सभी धर्म। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रांस जो सो इंडिया की धर्मनिरपेक्षता से यही सीख ले कि वहाँ पर भी जो सो बहुधार्मिक होना चाहिए फ्रांस में भी। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन जो सो 5 नंबर क्वेश्चन जो सो एंड हो गया, ठीक ना। फिर ये जो टेस्ट नंबर 4 था हम लोग का, ये जो टेस्ट नंबर 4 था हम लोग का, ये जो कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब जो सो हम लोग टेस्ट नंबर जो सो 5 देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टेस्ट नंबर 5 देखेंगे। चलिए फिर हम लोग टेस्ट नंबर 5 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और आप सभी को धन्यवाद।